ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण, स्मॉल हीट ट्रांसफर। तो सपोज कीजिए हम ऐसा प्रोसेस लेते हैं जिसमें हम एक निकाय लेते हैं ए और वो किसी दूसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय संपर्क में आता है और दूसरे निकाय से वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट अब्जॉर्ब करता है क्यू, और Q का परिमाण इतना कम है, माना क्योंकि Q बहुत छोटा लेना है, तो इतना परिमाण कम है कि जो Q है वो वेरी वेरी लेस देन E एवरेज माइनस E नोट। अब E एवरेज और E नोट क्या है? E नोट उस निकाय की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, मूल अवस्था में ऊर्जा है, और E बार उसकी माध्य ऊर्जा है। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस की तुलना में बहुत कम मात्रा में ऊष्मा हमारे निकाय ने अवशोषित करी है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। तो Q का परिमाण जो है वो E बार माइनस E नोट से बहुत कम आता है, तो E बार जो है वो निकाय की माध्य ऊर्जा है और E नोट उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। ठीक है, अब स्पष्ट है कि ऊष्मा अवशोषण से, क्योंकि उसने हीट अब्सॉर्ब कर रही है तो उसकी माध्य ऊर्जा बढ़ेगी, राइट। तो उसकी अगर माध्य ऊर्जा E बार थी तो उसमें बढ़ोतरी जो होगी वो कितनी होगी? डेल्टा E बार होगी। तो जो डेल्टा E बार है, अब क्योंकि जो Q है वो डेल्टा E बार के बराबर है, तो डेल्टा E बार की वैल्यू भी E बार माइनस E नोट की तुलना में नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि हमने हीट ही बहुत कम ली है, तो डेल्टा E बार भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, क्योंकि Q जो है वो इसके बराबर है। अगर Q बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा होगा। अब इस एनर्जी ट्रांसफर से या हीट ट्रांसफर से ताप में भी परिवर्तन होगा। हमने पहले ही देखा है कि एनर्जी जो है वो चेंज होती है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो ताप में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा टी है, और अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो उसके बीटा प्राचल में भी चेंज होगा। बीटा में जो चेंज होगा, सपोज हम वो चेंज कितना होगा? इतना होगा। अब ये कैसा है? देखो, अगर डेल्टा ई एनर्जी में चेंज होने से बीटा में परिवर्तन होता है डेल्टा बी, तो इस डेल्टा ई बार चेंज से कितना परिवर्तन होगा? नियम लगाओ जो वहां पढ़ा था 9th क्लास में, करेक्ट। ये परिवर्तन होगा ना बीटा में। अगर डेल्टा ई एनर्जी चेंज से बीटा में परिवर्तन डेल्टा बी होता है, तो इस वाले डेल्टा ई बार परिवर्तन से कितना परिवर्तन होगा? इतना। और वो कितना होगा? डेल्टा बी बोलेंगे और लिखेंगे उसको इस तरह से, और ये डेल्टा ई बार जो है यहां से पता चल रहा है कि वो क्यू के बराबर है। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखना। प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया है कि जो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई था, आप देख लीजिएगा, इक्वेशन 5 था सेक्शन 1.7 में, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी माइनस का एफ अपॉन ई माइनस ई नोट। ई बार था यहाँ पे, शायद ई बार था, स्क्वायर। ये था डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई की वैल्यू। और जो बीटा था, बीटा हमारे पास था एफ अपॉन ई बार माइनस ई नोट। ये दोनों रिलेशंस आप चेक कर लेना, प्रीवियस लेक्चर में है। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा बी बाय डेल्टा ई क्या होगा? अब ये मैं इस वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ई जो है, माइनस का एफ रहने दो, माइनस का एफ अपॉन, और यहाँ पर जो स्क्वायर इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ई माइनस ई नोट को अलग कर लो और एक ई माइनस ई नोट को अलग कर लो। अब जो बीटा है वो क्या है? प्लस का एफ अपॉन ई माइनस ई नोट है, तो प्लस का एफ अपॉन ई माइनस ई नोट, इतने से पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा लिख सकते हैं। तो डेल बीटा बाय डेल ई क्या आ जाएगा? माइनस का बीटा अपॉन दिस वैल्यू। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा माइनस का बीटा अपॉन दिस वैल्यू आ गया, और ये है डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है वो क्या कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये डेल्टा बी बाय डेल्टा ई की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें ये मिली है, ये यहाँ पर जा सकती है, जा सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे डेल्टा बी, तो वो आ जाएगा अपने पास एज इट इज, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं ये एज इट इज, तो हमें मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी तक विद नेगेटिव साइन ही चल रहा है। अब इस बीटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे लेके आते हैं और ये मिल जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, और केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन को हटा देंगे, और ये किसके इक्वल आ रहा है? क्यू अपॉन ई माइनस ई नोट। तो क्यू अपॉन ई माइनस ई नोट, हमने देखा था कि क्यू इज वेरी वेरी लेस देन ई माइनस ई नोट था, तो ई माइनस ई नोट को नीचे लेके आ जाऊं तो क्यू अपॉन ई माइनस ई नोट जो है वो क्या आ जाएगा? वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपॉन ई माइनस ई नोट जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? हमें मिल रहा है डेल्टा बीटा अपॉन बीटा वेरी वेरी लेस देन 1। इस बीटा को उधर लेके जाओ तो हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा बी इज वेरी वेरी लेस देन बीटा। अब क्योंकि
हमें पता है कि जो टी होता है वो क्या होता है, 1/k बीटा होता है। तो अगर जो बीटा में रिलेशन है वही अगर टी में निकालना चाहें तो हमें मिलेगा, बीटा में ये रिलेशन मिला है, अगर हम इस रिलेशन से टी में निकालें तो टी में रिलेशन ये मिलेगा। कैसे मिलेगा समझा देती हूँ आपको अभी। हमें मिला है हमें ये तो मिल गया डेल बीटा इज वेरी लेस देन बीटा। अब हम जानते हैं कि देखो टी क्या होता है, 1/k बीटा होता है। दोनों साइड में डेल्टा लगाओ, डिफ्रेंसिएशन करो तो टी का हो जाएगा देखो डेल्टा टी, और 1/बीटा का 1/x का होता है -1/x², तो -1/k बीटा स्क्वायर, और साथ में बीटा का भी करना पड़ेगा डेल्टा बीटा, क्योंकि टी का किया है डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या रखो, माइनस को एज इट इज रखो, 1/k बीटा एज इट इज रखो, और 1/बीटा मतलब बीटा स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ दिया है, बीटा इंटू बीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा बीटा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास टी जो होता है वो कितना होता है 1/k बीटा, तो इस 1/k बीटा की जगह क्या आ जाएगा टी, तो माइनस का टी अपॉन बीटा और डेल्टा बीटा, और इधर आ जाएगा डेल्टा टी। करेक्ट, और इस टी को नीचे लेके आते हैं तो डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो माइनस साइन नहीं लिखना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है अपने पास। इक्वेशन 3 में ध्यान से देख लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 4 भी अपन को वैसी की वैसी मिल जाएगी। सो इक्वेशन 3 अपन को ये मिल रही है, राइट। माइनस आया था पर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों का, तो क्योंकि अपन को ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, तो अगर डेल्टा बी इज वेरी वेरी लेस देन बीटा हो जाएगा तो डेल्टा टी इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन टी हो जाएगा। जिससे क्या पता चलता है कि अगर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण बहुत कम है तो उसके अंदर ताप परिवर्तन भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, अब देखो माना कि साम्यावस्था में, पहले इतना मैं इंग्लिश में बता दूं एक बार, स्मॉल हीट ट्रांसफर का देख लीजिए। हाँ पहले ये यहां तक देख लीजिए पोज करके। इक्वेशन नंबर 2 तक देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 के बाद में 3 देख लीजिए, और इक्वेशन 4 देख लीजिए, और 4 के नीचे वही लिखा हुआ है कि इफ द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज वेरी स्मॉल देन द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तो ये प्रूव करने के लिए आपके पास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। माना कि साम्यावस्था में कोई निकाय A है और उसकी माध्य ऊर्जा E बार है, और इस वक्त उसकी एक्सेसिबल स्टेट्स कितनी है, ओमेगा E बार है। अब इस निकाय को हमने बहुत कम मात्रा में ऊष्मा Q दे दी, तो इसकी माध्य ऊर्जा बढ़ के कितनी हो जाएगी, E बार प्लस Q हो जाएगी, और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा ब्रैकेट में पहले एनर्जी सिर्फ E बार आ रही थी, अब एनर्जी कितनी है, E बार प्लस Q। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इससे पहले मैं टेलर सीरीज जो एक्सपांशन है वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। टेलर सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए f(x), और x बराबर a पर इसकी वैल्यू निकालनी है, या x बराबर a के आसपास, x बराबर a पर हमें उसकी वैल्यू पता है, x बराबर a पर वैल्यू कितनी होगी, fa होगी, और इस a के आसपास में बहुत पास में अगर हमें इससे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो टेलर सीरीज से निकाली जाती है। टेलर सीरीज हमारे पास होता है f(x) जो भी होगा हमारे पास वो होगा f(a) प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा तो f(a) हो जाएगा प्लस f'(a) इंटू x माइनस a प्लस f'(a) अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस a का स्क्वायर प्लस f'(a) अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस a क्यूब एंड सो ऑन। मैं समझा देती हूँ क्या मतलब है। x जो है उसकी वैल्यू हमें a के अबाउट, x इक्वल टू a के बिल्कुल आसपास वाले पॉइंट्स पर देखना है फंक्शन। f' जो a है वो बेसिकली df अपॉन dx है, और इसकी वैल्यू निकाली गई है x बराबर a पर, वो है f' है। सिमिलरली f'(a) क्या है, fx का 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है और बाद में x की जगह a पुट कर दिया गया है। ट्रिपल का क्या है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन करके इस तरह से हमारे पास
टेलर एक्सपांशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये मैंने टेलर सीरीज बताई थी आपको। अब हमें जो टेलर एक्सपांशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये, हमें जो टेलर एक्सपांशन दिया हुआ है वो ये कैसे आया? जो ऊपर हमारी टेलर सीरीज है उसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एफ एक्स लिया था हमने, तो जाहिर सी बात है हमारा जो फंक्शन है वो तो एल एन ओमेगा हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह हमारा क्या आ रहा है, ई बार प्लस क्यू, तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे हमारे टेलर सीरीज में ई बार प्लस क्यू से, ठीक है। और हमें किसके अबाउट निकालना है, ए को रिप्लेस करते हैं मान लीजिए ई बार से। तो ऊपर वापस हमारी जो टेलर सीरीज है उसी को एक बार देख लेते हैं। टेलर सीरीज हमें मिली थी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए, और यहाँ मिला था x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, प्लस f डबल प्राइम ए, मैं 2 ही लिखती हूँ इस बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल और x माइनस ए का स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं एक बार, तो f ऑफ फंक्शन की जगह हमारा कितना है, एल एन ओमेगा है, ठीक है। और यहाँ जो वेरिएबल है x की जगह क्या लिखेंगे अपन, ई बार प्लस क्यू, तो ई बार प्लस क्यू आ जाएगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ की जगह फिर से क्या आ जाएगा, एल एन ओमेगा आ जाएगा, ए की जगह कितना आ जाएगा, देखो ई बार आ जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ प्राइम ए है, एफ प्राइम का मतलब होता है डी एफ अपॉन डी एक्स, और कहाँ पे निकाला जाएगा, ये x इक्वल टू ए पर निकाला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा डेल बाय डेल ई, और साथ में किसका करना पड़ेगा, हमें फंक्शन का करना पड़ेगा, और फंक्शन कितना हमारा एल एन ओमेगा, फंक्शन कितना हमारे पास एल एन ओमेगा, तो ये तो हो जाएगा एफ प्राइम ए, ठीक है, एफ प्राइम ए अपन ने निकाल लिया। और साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो x माइनस ए, अब आप देखिए x ये है, ए ये है, तो x माइनस ए कितना होगा, x की वैल्यू है ई बार प्लस क्यू, और माइनस ए कितना है, ई बार, तो ई बार से ई बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस एफ डबल प्राइम ए बाय 2 फैक्टोरियल, तो 1/2 क्योंकि 2 फैक्टोरियल है, एफ डबल प्राइम का मतलब है डेल 2 अपॉन डेल ई स्क्वायर एल एन ओमेगा, ठीक है। साथ में x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए भी मैंने दिखा दिया था कितना था, q, तो q का स्क्वायर। अब ये वाली जो टेलर सीरीज है, ये वाली जो टेलर सीरीज है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली बुक में, यस ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है, करेक्ट। तो यही मैंने दिखाया था अभी आपको, ये टेलर सीरीज से हमें ये मिल गया, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्योंकि हमने देखा था कि जो Q है वो तो बहुत ही छोटा है, Q हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटा रखा था हमने, बहुत छोटा रखने की वजह से अगर कोई नंबर बहुत छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होता है, जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर कितना होता है 0.04, तो वो 2 से भी कम होता है, तो स्क्वायर वाले टर्म को और इससे आगे आने वाले टर्म को अपन अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है बीटा इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा होता है, तो ये वाला जो टर्म है इसकी जगह कितना आ जाएगा, बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज रखिए, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज है, और यहाँ पे सेकेंड टाइम पर बीटा क्यू हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म जो है वो बाद में भी जीरो कर देंगे अपन, ये फिर से जीरो कर देंगे। और इसके बाद देखिए क्योंकि क्यू का मान बहुत कम है, अब एल एन ओमेगा में परिवर्तन अगर अपन लेते हैं तो क्यू पहले एनर्जी कितनी थी, ई बार थी, तब लॉग का फंक्शन कितना था, ये था, फिर क्यू हीट लेने के बाद एनर्जी कितनी हो गई, ई बार प्लस क्यू हो जाएगा, तो लॉग का फंक्शन ये हो जाएगा। तो एल एन ओमेगा में कितना परिवर्तन हुआ है, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी और ये इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। फाइनली एनर्जी ई बार प्लस क्यू थी, इनिशियली कितनी थी, ई बार थी, और इनकी वैल्यू जो है वो बीटा क्यू के बराबर है। कैसे, इक्वेशन 5 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 5 को बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन 5 में अगर इस टर्म को कर दिया जाए 0 और ये वाला जो एल एन ओमेगा है इसको ले जाओ लेफ्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन ओमेगा ई बार प्लस क्यू माइनस एल एन ओमेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, बीटा क्यू। तो ये जो है इक्वेशन 5 से ये किसके इक्वल है, बीटा क्यू के बराबर है, तो बीटा क्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। और डेल एल एन ओमेगा में जो परिवर्तन है, परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा एल एन ओमेगा जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बीटा क्यू के बराबर आ रहा है। दोनों साइड में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर के से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि S इज इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, एंट्रोपी की डेफिनेशन में देख लिया था, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला टर्म है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा S को, और यहाँ पर क्या मिला है, के बीटा क्यू, तो के बीटा कितना होता है 1/kt होता है, और साथ में कितना है क्यू, के से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, q/t, तो आपको रिलेशन मिलेगा डेल्टा S इज इक्वल्स टू q/t।
अब अगर डेल्टा क्यू जो है, क्यू बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर भी हम डी यूज कर सकते हैं। तो इस डेल्टा की जगह तो अपन क्या लिखेंगे, डी यूज करेंगे, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, और जो क्यू है उसमें अगर अपन अवशोषित ऊष्मा जो है वो उसका जो चेंज है वो इनफाइनाइटेसिमल है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा अणु अत्यणु राशि है, इसलिए पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डीएस अवकल राशि है। ठीक है, दूसरे शब्दों में डीएस जो है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करेगी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहलाता है, जो कि मैंने कार्नो साइकिल वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इस डेल्टा एस की कुछ क्वालिटीज होती है। देखो, ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय में अगर कोई भी प्रोसेस होता है और किसी भी प्रोसेस के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई निकाय जाता है, तो कभी भी उसकी एंट्रोपी घटती नहीं है। उसकी एंट्रोपी जो होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि हमेशा एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हमने देखा था इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि डेल्टा एस फाइनल जो था वो डेल्टा एस इनिशियल से ज्यादा आया था। तो इनिशियल एंट्रोपी अगर 0 भी है तो फाइनल एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, दूसरा है कि यदि निकाय विलगित नहीं है और वो डेल्टा की ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो रिलेशन जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर किसी निकाय का ताप किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया करने से चेंज नहीं होता है, तो ऐसे निकाय को ऊष्मा भंडार कहा जाता है, हीट रिजर्वर कहा जाता है, या हीट वाहक कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा कि कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें कितनी भी एनर्जी डाल लो, कितनी भी एनर्जी निकाल लो, उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऊष्मा का भंडार है वो हीट रिजर्वर है। ठीक है, अब एंट्रोपी परिवर्तन की वजह से ओमेगा में जो चेंज हुआ है, उसके अभिगम्य अवस्थाओं में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा ओमेगा हुआ है। तो अगर अपन उसको चेंज को लिखते हैं, तो अभी अभी अपन ने देखा था कि चेंज इन ओमेगा, चेंज इन ओमेगा, उसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, चेंज इन एलन ओमेगा। ये चेंज अपन ने लिखा था, और वो चेंज किसके इक्वल आया था, बीटा क्यू के इक्वल आया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कौन सी इक्वेशन की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे उसी इक्वेशन को अलग तरह से लिख रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 6 की। इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे ये देखिए एक बार, एलन ओमेगा में परिवर्तन किसके इक्वल है, बीटा क्यू के। अब मैं एलन ओमेगा में परिवर्तन जो है उसको बीटा क्यू के इक्वल ही लिख रही हूँ, लेकिन एक अलग वे में लिख रही हूँ। तो एलन ओमेगा में जो परिवर्तन होगा उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एनर्जी चेंज हुई है, क्यू अवशोषित हुआ है, उससे एनर्जी बढ़ी है, और पहले भी हम देख चुके हैं कि एनर्जी बढ़ने से अभिगम्य अवस्थाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर एलन ओमेगा में परिवर्तन हुआ है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस पहले कितना था, एलन ओमेगा था, और वो किसके बराबर आ रहा है, बीटा क्यू के बराबर आ रहा है, और बीटा की वैल्यू केटी होती है तो क्यू अपॉन केटी हो जाएगा। पर हमने देखा है कि जो डेल्टा एस है वो क्यू बाई टी के बराबर है, तो इस क्यू बाई टी की जगह यहाँ पे क्यू बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस, और ये के एज इट इज रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल एन ए माइनस एल एन बी होता है, उसे एल एन ए बाई बी लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, डेल्टा एस बाई के आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ। हमें मिला है एल एन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा, और ये हमें मिला है डेल्टा एस अपॉन के इक्वल। लॉग को दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा जो है वो ई रेस टू पावर डेल्टा एस अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, यहां से अपन ओमेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उधर भेज देते हैं, तो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा जो है वो हो जाएगा ओमेगा एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के, और फिर इस ओमेगा को उधर भेज देंगे तो डेल्टा ओमेगा जो है वो आ जाएगा ओमेगा एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के माइनस ओमेगा आ जाएगा। और यहां से अगर ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ई रेस टू पावर डेल्टा एस अपॉन के माइनस 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डेल्टा ओमेगा। और ये रिलेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 9 में। सो आई होप 9 से क्लियर हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि लघु ऊष्मा के स्थानांतरण से अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन जो होता है वो चरघातांकी रूप से होता है। यानी कि अभिगम्य अवस्थाओं में जो परिवर्तन होगा, अगर अपन ने थोड़ी सी हीट दी है तो उसकी वजह से जो ओमेगा में चेंज आएगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि जो डेल्टा ओमेगा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्सपोनेंशियल से। तो एग्जाम में सवाल कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए लघु ऊष्मा के स्थानांतरण से अभिगम्य अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो चरघातांकी रूप से होता है। इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ आपको।
तो इंग्लिश में शुरू से चलें या कहाँ से चलें? हाँ, यहाँ तक से हम कर चुके थे, ये फिर हमने किया था। सो अगेन पोज है, आप इस चीज को देख लीजिए। ये नेक्स्ट पेज, इक्वेशन 7 तक। इक्वेशन 8 तक। उसके बाद ये थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है सारी। ये इक्वेशन 9 वाला डेरिवेशन जस्ट अभी अभी किया अपन ने। और नेक्स्ट है हमारा सिस्टम इन कांटेक्ट विद हीट रिजर्वर, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, जो कि हम बाद में करेंगे।